सकती। मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि दरअसल ये घूस देने की कोशिश है। उसके बाद उसी योजना को लागू करने में वहां की सरकार को पसीने बह गए। अब उसी टूल किट को वो बिहार के अंदर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और घूस देकर उनका वोट चोरी करने की कोशिश है। लोग कितना भरोसा करेंगे? क्या लोग इसी आधार पर वोट दे देते हैं? नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे, उनके इर्द गिर्द ये चौकड़ी इकट्ठा हो गई, वो सरकार चला रही है। एक ऐसे भंवर में फंस गई है जिससे निकलने का रास्ता उनको लगता है कि वो रेवड़ी कल्चर के थ्रू ही है। कि आजकल मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छी शायरी करने की कोशिश करते हैं, दरअसल करते बड़ी घटिया शायरी। मुझे लगता है कि अंधेरे में जो है वो सुई खोजने जैसी स्थिति होगी। सरकार फौरन डिलीवर कर सकती है, विपक्ष वायदे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक इनकॉम्पिटेंट सरकार है जिसकी दिलचस्पी सिर्फ लोगों का वोट खरीदने में। तो फिर वो ऐसी सरकार को झेलने के लिए अभिशप्त रहेंगे, फिर रोना धोना बंद कर दे बाकी। बिहार चुनाव आने वाले हैं और मोदी ने फिर अपना सुपर स्ट्राइक चला दिया है। 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर। क्या आपकी जेब में 10,000 रुपए गिरते ही वोट तय हो जाता है? बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में आज ही 7,500 करोड़ रुपए पहुंच गए। लेकिन सवाल यह है, ये रोजगार का वादा है या चुनावी जुआ? दरअसल बिहार विधानसभा चुनावों से महज कुछ हफ्ते पहले ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की। इसके तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में ही ये 10-10 हजार रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए गए। कुल जो कि मैंने बताया कि 7,500 करोड़ रुपए हुए। योजना का दावा है कि ये महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद करेंगे और बाद में 2 लाख तक की अतिरिक्त मदद मिल सकती है, ऐसा अभी कहा गया है। बिहार सरकार ने इसे 29 अगस्त को मंजूरी दी थी, लेकिन लॉन्च की टाइमिंग बिल्कुल चुनावी हीट के बीच। लेकिन यह पहली बार नहीं है। मोदी सरकार का यह डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ब्रह्मास्त्र हमेशा चुनाव से ठीक पहले दागा जाता है। याद कीजिए 2019 लोकसभा चुनाव, पीएम किसान योजना लॉन्च, 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना, 3 किस्तों में। विपक्ष चिल्लाया वोट खरीद रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा यह कल्याणकारी है लेकिन टाइमिंग संदिग्ध है। 2024 लोकसभा चुनाव से महीनों पहले पीएम किसान की किस्तें और ईपीएफ ब्याज ट्रांसफर 28 करोड़ लोगों को। मध्य प्रदेश 2023 का चुनाव, नवंबर दिसंबर में महिलाओं को 1,000 से 1,500 रुपए मासिक, बीजेपी की जीत के ठीक पहले। महाराष्ट्र चुनाव में भी यही हुआ। नवंबर में महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर, फिर बीजेपी की सेंचुरी। हर बार यही नारा, महिलाओं का सशक्तिकरण। लेकिन आलोचक चीखते हैं ये फ्रीबी कल्चर है। और आज पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एम नागेश्वर राव ने सीधे चुनाव आयोग को एक्स पर एक प्रकार से चिट्ठी लिख दी। उन्होंने इसे जनता के धन का खुला दुरुपयोग और भ्रष्टाचार बताया। राव ने कहा यह संसाधनों का चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर इस्तेमाल है, जो लोकतंत्र की निष्पक्षता को कमजोर करता है। उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने, चुनाव 6 महीने टालने और सुप्रीम कोर्ट की मदद लेने की सलाह दी चुनाव आयोग को। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब कार्रवाई करो वरना जनता का भरोसा टूट जाएगा। ये शब्द लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग कुछ करेगा? पिछला इतिहास देखकर तो सब पता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। तो फिर वही सवाल, क्या पीएम मोदी ऐसा करते रहेंगे, यानी वोट जो आरोप लगते हैं खरीदते रहेंगे? क्या इसका कोई तोड़ बचा है, कोई तोड़ है? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर। यहाँ आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं और ये मुद्दा आज का ही है और बड़ा दिलचस्प मामला है, पीएम मोदी का ब्रह्मास्त्र। आशुतोष सर। नहीं, देखिए अंकुर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दरअसल अब एक पैटर्न सा बनता चला जा रहा है, एक तरीके का टूल किट हो गया कि जिस भी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है या उनके सहयोगी दलों को लगता है, खासतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि जब उनकी पार्टी चुनाव हार सकती है या वहां विपक्ष बाजी मार सकता है, वहां चुनाव के ठीक पहले लोगों के खातों में डायरेक्ट कैश भेजा जाता है और एक तरीके से वोट खरीदने की कोशिश की जाती है। मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि दरअसल ये घूस देने की कोशिश है और चुनाव आयोग इन सब चीजों के ऊपर लगातार आंखें बंद किए रहता, आंखें मूंदे रहता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दरअसल 16 जुलाई 2022 को जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने गए थे, उस वक्त उन्होंने इस रेवड़ी कल्चर पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला था। उन्होंने यहां तक कहा था कि जो ये रेवड़ी कल्चर है वो दरअसल देश को बर्बाद कर देगा, चौपट कर देना।
उनके जो एग्जैक्ट वर्ड थे, उनको उनका ये कहना था कि योर प्रेजेंट विल बी लॉस्ट, आपका वर्तमान खत्म हो जाएगा, आपका भविष्य जो है वो अंधेरे में चला जाएगा, इसलिए इन सब चीजों से जागृत रहने की जरूरत है। यानी एक प्रधानमंत्री जो रेवड़ी कल्चर को लेकर इतने ज्यादा नाराज दिखाई पड़ते थे, उनको लगता था कि ये भारत के विकास में एक बड़ी बाधा बनेगा। वो खुद, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने एक योजना, लड़की बहन योजना शुरू की थी, और जिसकी कामयाबी से अचानक उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से खजाना मिल गया है, और हर चुनाव के पहले उस खजाने की चाबी को खोलिए, उसके वहां से कुछ रकम निकालिए, महिलाओं के खाते में पैसे डालिए और उसके बाद आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि दरअसल आप चुनाव तो जीत ही जाएंगे। एग्जैक्टली इसी चीज को महाराष्ट्र के चुनाव में भी दोहराया गया था। महाराष्ट्र का वो चुनाव था जहां लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बहुत बुरी हालत हुई थी, उनकी सीटें काफी घट गई थी। लेकिन 6 महीने के अंदर जब वहां विधानसभा के चुनाव हुए तो नतीजे आशा के बिल्कुल विपरीत आए, और ऐसा लगा जैसे कोई छप्पर फाड़ कर वोट लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को महाराष्ट्र के अंदर दिया। लगभग 2/3 के आसपास का बहुमत उनको मिल गया। लोग हतप्रभ थे, परेशान थे, और लोग ये सोच नहीं पा रहे थे आखिर चमत्कार कैसे हो गया, 6 महीने के अंदर पासा कैसे पलट गया। तो उसका एक बड़ा कारण यह बताया गया था कि जो लाडकी बहन योजना थी, जिसमें महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए थे, वो उसका बड़ा कारण। अब यह अलग तरीके का प्रश्न है कि जब वहां पे सरकार बन गई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो गए, और जो एकनाथ शिंदे थे वो मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद उसी योजना को लागू करने में वहां की सरकार को पसीने बह गए, नाको चने चबाने पड़े, और फिर तमाम तरीके की परिभाषाएं देने लगे कि हम इतने महिलाओं को दे सकते हैं, इतने महिलाओं को नहीं दे सकते हैं, तमाम तरीके की बातें की जाने लगी। जबकि चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कहा था कि हर महिला को वोट को ये फायदा लाभ मिलेगा। अब उसी टूल किट को वो बिहार के अंदर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दरअसल ये घूस देने की कोशिश है, लोगों को बरगलाने की कोशिश है, और घूस देकर उनका वोट चोरी करने की कोशिश है। बिल्कुल आपने कहा, यही बात हर कोई उठा रहा है, बाकी वरिष्ठ लोग भी, प्रशांत भूषण हुए जो जिनका अभी मैंने जिक्र किया, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर, उन्होंने भी यही बात कही कि रिश्वतखोरी, चुनाव आयोग से कहा गया कि इसे अभी रोकिए, 6 महीने के लिए टालिए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम पीरियड दीजिए, क्योंकि अभी घूस इन्होंने दे दिया एंड टाइम पे। अब घूस दे दी, जैसे कि आपने कहा कि महाराष्ट्र में जीत हुई, मध्य प्रदेश में जीत हुई, और अब बिहार में, तो जीत पक्की फिर? नहीं, जीत पक्की होगी, जीत पक्की नहीं होगी तो चुनाव के बाद ही इस बात के नतीजे चलेंगे। कई बार ऐसा भी हुआ, जैसे हरियाणा के अंदर, माफ करेगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे वायदे किए, लेकिन लोगों ने वहां वोट नहीं दिया। उसी तरीके से कर्नाटक में लोगों ने वोट नहीं दिया, और तेलंगाना में लोगों ने वोट नहीं दिया, जबकि बीआरएस ने न जाने कितनी स्कीमें लागू करने की बात की थी। तो ये कहा जाता है कि दरअसल ये कोई गारंटी नहीं कि इसके आधार पर आपको वोट मिल जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश का उदाहरण और उसके बाद महाराष्ट्र का उदाहरण, ये 2 ऐसे उदाहरण, इसी के साथ साथ दिल्ली का उदाहरण, ये ऐसे उदाहरण जिसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि रेवड़ी बांटकर या रेवड़ी कल्चर को आगे बढ़ाकर लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसा देकर, खासतौर पर महिलाओं को लुभा के वो वोट खरीद सकते हैं और सत्ता में दोबारा तिबारा चौबारा आ सकते हैं। ये उनकी उम्मीद है। अब लोग कितना भरोसा करेंगे, क्या लोग इसी आधार पर वोट दे देते हैं, ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि लोग पैसे भी ले लेते लेकिन वोट नहीं देते। बिहार के अंदर आज की तारीख में जो प्रिकैरियस स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की, कि 20 साल की वहां एक लंबी एंटी इनकम्बेंसी है। नीतीश कुमार की एक ऐसी छवि, एक ऐसे बीमार मुख्यमंत्री की है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं, और मानसिक तौर पर भी उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक लोग कह रहे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार को मोहरा बना के उनको चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है, और वो असल में सरकार चला रहे। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे, उनके इर्द गिर्द ये चौकड़ी इकट्ठा हो गई, वो सरकार चला रही है। ये छवि बिहार के अंदर है। तो अगर लोगों को ये लगेगा कि नीतीश कुमार तो अब पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गए हैं, उनको बेवकूफ बना के कुछ लोग अपने सत्ता का सुख भोग रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा कद्दावर नेता नहीं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे वो संजय जायसवाल हो, जिनके बारे में कहा जाए कि वो अपने बल पे विधानसभा की एक सीट भी जीत सकते हैं। बाकी तो छोड़ दिए, बिहार के स्तर पर उनकी कोई पहचान नहीं है। उनके पास एकमात्र बड़े काबिल नेता थे, कद्दावर नेता थे, जिनका नाम सुशील मोदी था। उनको भी उनके जीवित रहते हाशिए पर डाल दिया गया था, और उनकी राजनीति को दरअसल बिहार के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो गया था। बाद में खैर कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो बिहार में बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है,
नीतीश कुमार की हालत ठीक नहीं है, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, गरीबी, बेरोजगारी जबरदस्त तरीके से इस वक्त मुंह बाय खड़ी हुई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी वहां पे कांग्रेस में नई ऊर्जा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी वोट अधिकार यात्रा की है, तेजस्वी यादव भी यात्रा करके निकले हैं, तो उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर दिखाई पड़ती है। लेकिन चुनाव अंतिम समय तक लड़ा जाता है, जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए अभी कोई प्रेडिक्शन करना या किसी तरीके की भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन साफ है कि एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार की मौजूदगी, नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बावजूद भी वहां एक ऐसे भंवर में फंस गई है जिससे निकलने का रास्ता उनको लगता है कि वो रेवड़ी कल्चर के थ्रू ही है। अब चुनाव आयोग पे बात कर लेते हैं। हालांकि बात करना तो मुझे पता भी है कि आपका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि जो एम नागेश्वर जी ने जो एक हिसाब से ट्वीट किया है, लंबा ट्वीट किया है और एक हिसाब से चिट्ठी है कि चुनाव को रोकिए, 6 महीने बाद चुनाव कराइए, ये तो पूरी रिश्वतखोरी है जो कि आपने कहा कि घूस दे रहे हैं जनता के पैसे की, और ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, खतरे की घंटी है। तो पूर्व सीबीआई डायरेक्टर भी हैं, तो चुनाव आयोग फिर से इग्नोर ही करेगा? नहीं, चुनाव आयोग देखो टेक्निकल पॉइंट पकड़ेगा। चुनाव आयोग ये कहेगा हम क्या कर सकते हैं, अभी तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, हमने चुनाव का ऐलान नहीं किया है। तो जो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही लागू होता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर टीएन सेशन जैसा कोई मजबूत मुख्य चुनाव आयुक्त होता तो वो अभी ही तमाम राजनीतिक पार्टियों को खबरदार कर देता, उनको चेतावनी दे देता, और हो सकता है कि वो ये कहता कि दरअसल ये चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। देखिए, चुनाव आयोग के पास जो एक सबसे बड़ा हथियार है वो ये है कि वो ये कहता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष हो, ईमानदारी से हो, और कोई चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश ना करे, वोटरों को लालच देने की कोशिश ना करे, उनका वोट खरीदने की कोशिश ना करे, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो लेवल प्लेइंग फील्ड को वो विपक्ष के लिए उबड़ खाबड़ ना करे। ये उनका डोमेन है। तो अगर कोई मुख्य चुनाव आयुक्त सेशन जैसा होता या जिम लिंगडो जैसा होता तो वो अपने इस संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस प्रक्रिया पर रोक लगा सकते थे। लेकिन आज की तारीख में आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि आजकल मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छी शायरी करने की कोशिश करते हैं, और दरअसल करते बड़ी घटिया शायरी है। अब तो फिल्मी डायलॉग मारते हैं, शायरी वाले पुराने थे। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे घटिया डायलॉग बोलते हैं कि जिस पर कि एक आम बच्चा भी शर्मा जाए कि क्या ऐसी घटिया मतलब डायलॉग भी लिखे जा सकते हैं। तो जब पदों पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी दिलचस्पी शायरी करने में है, जिनकी दिलचस्पी फिल्मों की पटकथा लिखने में है, जिनकी दिलचस्पी चुनाव आयोग को ठीक से चलाने की नहीं है, जिनकी दिलचस्पी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों पक्षों को दिलाने की नहीं है। अतीत में यह भी देखा गया है कि जब एक साथ चुनाव होते थे तो किसी एक राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले, उसके लिए उस राज्य में चुनाव की घोषणा बाद में की, ताकि प्रधानमंत्री जी को वक्त मिल जाए वो तमाम घोषणाएं कर सके, तमाम उद्घाटन कर सके। तो जहां चुनाव आयोग इस कदर एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है और एक पक्ष को जिताने में लगा हुआ है, वहां ये उम्मीद करना कि इस पर किसी तरीके की रोक लगाएंगे, मुझे लगता है कि अंधेरे में जो है वो सुई खोजने जैसी स्थिति होगी। बिल्कुल, सुई हो सकता मिल भी जाए, लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं लग रहा है। लेकिन आशुतोष सर, आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश का जिक्र किया, महाराष्ट्र का किया, अब तो ये बिहार की बात आ गई। हर बार सेम ब्रह्मास्त्र, सेम दांव, सेम पैंतरा, अब तो नतीजे भी वही उनके फेवर में। तो अभी विपक्ष को क्या करना चाहिए, क्या करेगा? इसका कुछ तो तोड़ होगा। नहीं, देखिए सरकार के साथ फायदा क्या होता है कि सरकार फौरन डिलीवर कर सकती है, विपक्ष वायदे कर सकता है। हाँ, सरकार के स्तर पे इसको रोकना लगभग असंभव सी बात है, और विपक्ष रोक भी नहीं सकता। लेकिन विपक्ष लोगों के को यह बता सकता है कि 20 साल आप क्यों गरीबी में रहे, आप क्यों बेरोजगारी में रहे, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब प्रदेश क्यों है, यहाँ के लोगों को बिहार छोड़ के बाहर क्यों जाना पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पर एक इनकॉम्पिटेंट सरकार है जिसकी दिलचस्पी सिर्फ लोगों का वोट खरीदने में है, जिसकी दिलचस्पी लोगों का विकास करने में नहीं है। 20 साल किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी सरकार के लिए उस राज्य का कायाकल्प करने के लिए काफी होते हैं। चीन ने 1990 से 2010 के बीच में पूरा आसमान बदल दिया था, और नीतीश कुमार अभी भी वहां बैठे हुए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में सिर्फ 4% लोग हैं जिनकी आय 50,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा है।
96% वो लोग हैं जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है। ये स्थिति है। ग्रेजुएट्स की संख्या 6% से भी थोड़ी सी 6% से ज्यादा है। अगर लोगों को पैसे मिल गए और इस आधार पर अगर वो वोट देंगे तो फिर वो इसी तरीके की सरकारों को झेलने के लिए अभिशप्त होंगे। फिर बाद में उनको रोए नहीं, फिर उनके लड़के जो है वो सड़क पे पिटेंगे, पुलिस की लाठियां खाएंगे, क्योंकि सरकार को पता है कि आखिरी समय में कुछ पैसे दे देंगे, आप वोट हमको दे देंगे। तो अगर वो इस घोटाले का पर्दाफाश नहीं करना चाहते, अगर वो ऐसी सरकारों पर विश्वास करना चाहते आखिरी समय में जो उनको घूस देती है, तो फिर वो ऐसी ही सरकार को झेलने के लिए अभिशप्त रहेंगे, फिर रोना धोना बंद कर दे वहां के लोग। बिल्कुल, जनता तो हमेशा अपना फायदा सोचती है और कोई भी सरकार करे, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आरजेडी की हो, तो कुल मिलाकर उनको समझाना भी विपक्ष का काम है, जो कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब जो कि आशुतोष जी ने कहा कि घूस दे दी गई है, वोट खरीदने का दांव खेल दिया गया है। तो अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव क्या करेंगे? जो कि आशुतोष जी ने कहा कि कैसे बताएंगे आपका इन्होंने क्या कर दिया, आखिर में आपको ये वोट खरीद रहे हैं। और ये अगर बात जनता को समझ आ गई, समीकरण तो बिहार में बहुत कुछ है, तो ये काम नहीं करेगा जो मोदी जी ने किया। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.